नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम क्लास 11th की जो ये बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, इसको हम चैप्टर 1 इसका स्टार्ट करेंगे। तो बुक का नाम है भारतीय कला का परिचय। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कितने चैप्टर हैं और क्या क्या इसमें सेक्शन वाइज बनाया हुआ है। तो इसमें जो है वो 8 चैप्टर इन्होंने दिए हुए हैं। पहला जो है वो प्रागैतिहासिक शैल चित्र, फिर सिंधु घाटी, फिर मौर्यन, फिर मौर्योत्तर, फिर उसके बाद का परवर्ती वाला, और उसके बाद एक चैप्टर है वो मंदिर और मूर्तियों का है, एक भारतीय कांस्य प्रतिमाओं का है, और एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। तो टोटल 8 चैप्टर हैं जिनको हम 8 दिन में कवर करने का टारगेट रखते हैं। आज हम पकड़ते हैं पहले चैप्टर को, विच इज़ प्रागैतिहासिक शैल चित्र। ठीक है, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है हिस्ट्री से भी पहले, मतलब जब तक हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, कोई बुक्स नहीं लिखी हुई थी, तो उससे पहले है वो प्रागैतिहासिक पीरियड में हमें सिर्फ शैल चित्र मिलते हैं, चट्टानों पे बनाई हुई पेंटिंग्स। तो हम चैप्टर 1 पे हम आ जाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, कुछ मिस नहीं करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक है और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्राग इतिहास कहते हैं। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय ना तो कागज़ था, ना ही कोई लिखित भाषा, ना ही कोई लिखित शब्द। प्राग इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा किया करते थे। ऐसे स्थलों की जब खुदाई हुई तो वहाँ से हमें पुराने औजार मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्य और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया कि उसकी कैसी सोशल और इकोनॉमिक कल्चर एक्टिविटीज़ रही होगी, कैसे वो औजार इस्तेमाल करता था, कैसे उससे मिट्टी के बर्तन थे, जो हड्डियाँ मिली है तो वो पशुपालन का उल्लेख हो गया है ना, औजारों से उनके कृषि का उल्लेख हो गया, और जो उन्होंने जो आकृतियाँ बनाई उससे उनके मनोभाव को पता चलता है कि वो उस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना पानी, कपड़ा, आवास संबंधी सारी ज़रूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र तैयार किए और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए, और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। ठीक बात है, जब मनुष्य की खाने की, पीने की, कपड़े की, रहने की ये सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही वो कुछ है वो कल्चर के और आर्ट के बारे में सोचेगा। तभी उसके अंदर से कोई संगीत निकलेगा, कभी उसके अंदर से कोई है वो चित्र बनाने का मोटिवेशन आएगा, इस सब है ना, मन करेगा उसका। शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाने, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे। जैसे कि आज हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं, वैसे उन्होंने कुछ करना स्टार्ट किया होगा। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण या पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, तो हम जो ये पाषाण काल है, पाषाण काल को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नव पाषाण। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई। हम वास्तव में ये नहीं जानते कि जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, पूर्व पाषाण काल है, कि मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई। तो दुनिया भर में इस काल की अनेक ऐसी गुफाएं पाई गई है जिनकी दीवारों पर जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हुई है। उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पाषाण काल के ही हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867-68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई। अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। मतलब जब एक आर्कीबोल्ड कार्लाइल है, जब इन्होंने स्पेन में अल्तामिरा की खोज की थी, उससे भी 12 साल पहले इंडिया में है वो शैल चित्रों की खोज है हो चुकी थी। ठीक है, तो मोटा मोटा याद रखें, तो 1857 की क्रांति के 10 साल बाद 1867 में है वो पहली बार भारत में शैल चित्र है वो
मिल चुके थे, उनकी खोज है वो हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे स्थल वो खोजे थे जहाँ की चट्टानों पे है वो पेंटिंग्स है वो पाई गई। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान में जो है वो एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमायूं की हिल्स में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा बारेचिना रोड जो है पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे लखुडियार में पाए गए शैल चित्रों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिलते हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ उसको मिटा देता हूँ। तो एक जगह जो फेमस अपने आई है वो है अल्मोड़ा बारेचिना रोड पे सुयाल नदी के किनारे लखुडियार एक जगह है। 1 लाख गुफाएं वहाँ पे हैं और वहाँ पे 3 कैटेगरी के चित्र है वो बनाए गए हैं: मानव, पशु और ज्यामितीय आकृतियाँ। इसमें सफ़ेद, काले और लाल रंगों का यूज़ किया गया है। मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाए गए, पतले पतले मनुष्य दिखाए गए हैं। पशु चित्रों की अगर बात करें तो एक लंबे थूथन वाला जानवर है, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकलियाँ चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ में पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए। मतलब लेयरिंग में वो पेंटिंग करते थे। पहले उन्होंने काला रंग पोत दिया, फिर लाल और उसके ऊपर सफ़ेद। हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लखुडियार लोग, है ना, मतलब जो लखुडियार जगह है उत्तराखंड पे, वहाँ पे जो शैल चित्र हैं वहाँ पे उन्होंने ऐसी आकृतियाँ बनाई है कि हाथों में हाथ डाल के लोग हैं वो डांस कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड के हिसाब से एक बहुत ही सुंदर चित्र लग रहा है अभी के लिए तो, है ना। फिर उन्होंने यहाँ पे ये लहरदार रेखा भी बनाई हुई है ऐसे उत्तराखंड में ही, और यहाँ पे एक पशु भी बनाया हुआ है। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पे कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। कश्मीर से भी हमें कुछ मिला है। फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। वहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है आंध्रा और कर्नाटका में, तो वहाँ की जो चट्टानें हैं वो उन्होंने कैनवास का काम किया नवपाषाण काल के मानवों के लिए। यहाँ अनेक स्थान पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इसमें 3 स्थान अर्थात कुपगुल्लू, पिकलीहाल, टेकलकोटा, ये 3 प्रसिद्ध जगह हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल और कुछ है वो सफ़ेद बैकग्राउंड वाले हैं, उस दिन पे लाल रंग है। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव और त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कुपगल्लू में ये सब कुछ पाया गया है कि एक बड़ा सा आदमी है जो एक स्त्रियों को भगा के ले जा रहा है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र है वो एमपी के विंध्याचल की श्रृंखलाओं में और यूपी के कैमूर की पहाड़ियों में मिलते हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएँ पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। वहाँ पर ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों और जलधाराओं कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। ठीक है, तो मतलब साथ ही साथ तो वहाँ पे क्या है, ऐसे पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे जंगली पौधे हैं, खाने पीने के लिए भी कोई कमी नहीं है, जल की कोई कमी नहीं है, फल फ्रूट की कमी नहीं है, रहने का भी सब प्रॉपर जगह है। तो वहाँ पे मनुष्य की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई तो वो स्टार्ट करेगा पेंटिंग बनाना यहाँ पे भी। तो यहाँ के जो प्राकृतिक शैलाश्रय चट्टानें हैं वो आवास, वर्षा, बिजली, ठंड, धूप सबसे बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और सबसे दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका एमपी की राजधानी भोपाल से साउथ में 45 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शेल्टर है वो मिले हैं और इन 800 में से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में डॉक्टर वाकणकर ने की थी। ठीक है, देखो जो पहला शैलाश्रय मिलता है इंडिया में वो 1867 में मिलता है और जो भीमबेटका वाली गुफाएं हैं उनकी खोज होती है वो 1957 में होती है।
दिस इज़ एग्जैक्टली 100 ईयर्स आफ्टर द 1857 की क्रांति, और ये उसके 10 साल के बाद की बात है। इससे चीज़ों को लिंक किया जा सकता है। भीमबेटका की गुफा की खोज वो वाकणकर ने की थी, और वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोज़मर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य चित्र भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र भी शामिल हैं। भीमबेटका की शिल्पकला को शैली, टेक्नोलॉजी और आधार के अनुसार कई कैटेगरीज में बांटा गया है। रेखा चित्र और चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो उन्होंने चित्रकारी की है उनको 7 अलग अलग टाइम पीरियड में उन्होंने बांटा है कि कौन सी है वो कब से बिलोंग करती है, इस तरह से। ठीक है, ये भीमबेटका वालों की फ़ोटो है जो उन्होंने बनाया है। तो ये लग रहा है उन्होंने हाथी बनाया है, एक अच्छा सा सुंदर सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग और तीसरा है ताम्र पाषाण युग। जो स्टोन पीरियड है ना, उसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो पूरा वाला, पूरा पाषाण काल, फिर एक मध्य पाषाण काल और तीसरा है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियाँ आती है, लेकिन हम यहाँ पहले इन तीनों का ही स्टडी कर लेते हैं 1 बाय 1। बात करें उत्तर पूरा पाषाण काल की। ठीक है, इस पूरा को भी उन्होंने 2 में बांट रखा है, प्रायर टू दिस एंड लेटर। लेटर वाला है उत्तर वाला और ये है पहले वाला प्रारंभिक। ठीक है, तो जो पूरा पाषाण काल खत्म होने वाला था उन कैटेगरी उस टाइम के आसपास जो उत्तर पूरा पाषाण काल है ना, वहाँ की बात कर रहे हैं। उत्तर पूरा पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियाँ हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों, हाथी, भैंसे, गेंडे, बाघ, सूअर इनके हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं जो वॉश पेंटिंग्स हैं वो वाली हैं, लेकिन अधिकांश चित्र जो है वो ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हरे चित्र नर्तकों के हैं और लाल चित्र शिकारियों के हैं। ठीक है, दूसरी अवधि वो है मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम अभी भीमबेटका को पढ़ रहे हैं। भीमबेटका में 800 गुफाओं में से 500 गुफाओं में जो चित्र मिले हैं ना, तो इन 500 गुफाओं में हम और अगर डिटेल में खोलें तो एक कालावधि है वो उत्तर पूरा पाषाण काल। जो वाले चित्र हैं वो हरी और लाल रेखाओं के बने हुए हैं, पतली मानव आकृतियाँ हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, कुछ वॉश पेंटिंग्स हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, हरे नर्तक हैं और लाल चित्र शिकारियों के हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड। यहाँ के चित्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे नंबर ऑफ जो पेंटिंग्स सबसे ज़्यादा है वो मध्य पाषाण काल वाली है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अलग अलग डाइवर्स सब्जेक्ट्स पे उन्होंने वो चित्र बनाना स्टार्ट किया, लेकिन चित्रों का साइज अब थोड़ा छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया। शिकार की बहुत ज़्यादा चित्र बने यहाँ पे। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेके जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदिमानवों को जाल फंदे लेकर या गड्ढे खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश की गई है। शिकारियों को साधारण कपड़े पहने हुए और गहने पहने हुए चित्रित किया है। कुछ चित्रों में मनुष्य को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मखूटे लगाते हुए पहना हुआ भी दिखाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी है, जंगली सांड है, बाघ है, शेर है, सूअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, बहुत सारे जानवर और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल में जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है। बताते हैं जब शिकार करने जाते थे तो जानवर वो पीछे पड़ जाते थे। कुछ और चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों को पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्य को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव भी दिखाया गया है। और कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही है और कुछ नहीं है, शिकार नहीं है। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्य को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निवस्त्र और सवस्त्र दोनों में ही चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दिखाया गया है। सामूहिक नृत्य
इन चित्रों का आम विषय बना रहा। परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिसमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्य, स्त्रियों, बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वो एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शिलाश्रों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, कुछ में अंगुलियों के सिरों के बने निशान भी हैं। तो जितने भी डाइवर्स टॉपिक्स हो सकते थे चित्र बनाने के लिए, ऑलमोस्ट सब इन्होंने कवर कर लिए हैं। पशु, पक्षी, खुद, परिवार, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, स्त्री, कपड़े के, बिना कपड़े के, सब तरह के। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। ठीक है, यहाँ पे वो सफ़ेद और लाल ज़्यादा यूज़ में कर रहे हैं। और जो अगर हम पुराने वाले की बात करें तो वहाँ पे जो है वो हरे और गहरी लाल रेखाएं बनाया करते थे। ठीक है, हरी और लाल पहले, और अभी जो ये मेसोलिथिक वाले सफ़ेद और लाल, तो उन्होंने हरा के बजाय वाइट पे ये चेंज हो गए। ठीक है, रंग और रंजक जो द्रव्य हैं वो विभिन्न चट्टानों और खनिजों को कूट के पीस के तैयार करते थे। लाल रंग हिडमत से बनता था, जिसे गेरू कहते हैं, और हरा रंग वो कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था, कैल्सेडोनी। सफ़ेद रंग संभवतः चुनाव पत्थर से तैयार किया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था, और इसमें फिर कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ मिलाते, जैसे जानवरों की चर्बी वगैरह या पेड़ से निकाला गया गोंद या राल मिला देते थे। इस प्रकार जो रंग तैयार हो जाता उससे पेड़ की पतली टहनियों से ब्रश बनाते और चित्र बनाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों की हवा और पानी के मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार हैं। ये समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण बने रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। तो यहाँ पे एक साइंस वाला फैक्टर आता है कि क्यों जो ये चित्र है वो अभी भी बने हुए हैं, वो तो प्राकृतिक रंगों से ही बने थे, है ना। हमने हड़मिच कूट के या फिर जो ये कैल्सेडोनी है ना, इनसे ही तो बनाया है, लेकिन स्टिल वो बने रहे। क्यों? क्योंकि चट्टानों पे पाया जाता है ऑक्साइड, और चट्टानों का जो ऑक्साइड है वो इस कैल्सेडोनी से या हड़मिच जो है उससे रिएक्ट करके उन्होंने इस कलर को परमानेंट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाकारों ने इन चित्रों की सतहों, दीवारों, भीतरी छतों पर चित्र बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं और शैलाश्रों से मिलते हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिलते हैं जहाँ शायद लोग कभी नहीं रहे होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। तो प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र कैसे बना लिए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए होंगे। ठीक है, ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों और विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों, सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य अत्यंत आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का फुल आनंद लेते थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को मध्य पाषाण काल जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक ग्रुप में बहुत से लोग इकट्ठे होकर एक जंगली सांड का शिकार कर रहे हैं, ऐसा भी एक चित्र दिखाया गया है। और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हुए हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए भी दिखाया गया है। शिकारियों को खुशी से उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव है वो पैदा हो गया था। यहाँ जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं उसमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ और संतुलित मिश्रण दिखाई पड़ता है। अब एक फ़ोटो देखते हैं अपन एक बार, जो इन्होंने दी हुई है एनसीईआरटी में। तो ये कुछ शिकारियाँ हैं, शिकार के दृश्य बोलता से पाए गए हैं। ऐसे एक दृश्य जिसमें लोगों के समूह को भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। ये एक आदमी है और यहाँ शायद कोई भैंसा है जिसकी वो शिकार कर रहे हैं। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दिखाया गया है। चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई औरतें हैं, आकृतियां हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखोडियार की याद दिलाता है। मतलब ऐसा ही चित्र है वो लखोडियार में भी मिला है, और ऐसा ही चित्र जो है वो हमें भीमबेटका में भी मिला है। ठीक है, ये वाला एक दूसरे का हाथ पकड़ के
कुछ ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। एक सीरीज़ बनाई हुई है आपस में, ह्यूमन चेन। एक दिलचस्प बात यह है कि शेल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों के ऊपर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों के तो 20 लेयर्स तक हैं जो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये सवाल उठता है कि एक ही जगह पे क्यों बनाया हुआ है, जहाँ पे पहले से बना हुआ है वहाँ पे क्यों बना रहे हो। तो इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती तो उस पर अपनी दूसरी रचना बना लेता। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट स्थान होते होंगे, तो कलाकार उन पर बार बार चित्र बनाने का मन रखते होंगे। ये भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में चित्र बनाए हों। जैसे कोई गुफा है वो किसी एक परिवार को बिलोंग करती होगी, तो जो भी इसकी आगे वाले आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्होंने एक के ऊपर एक वो दीवारों पर बनाते गए होंगे, है ना। दादाजी का चित्र अच्छा नहीं होगा बनाया हुआ तो पोते ने नया बना दिया होगा, इस तरह से। इन प्राग ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्य, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों, यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क और चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों, हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने, हड्डियों के टुकड़ों मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शेल चित्र हैं जो आदिकालीन मानव सभ्यता हमारे अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है वो यहीं तक था, है ना, कि हम बात करते हैं यहाँ पे प्री हिस्टोरियन पीरियड में कौन कौन से चित्रों की जगह हमें मिलती है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी जगह हैं, है ना। एमपी की भीमबेटका है और एक लखुडियार है जो कुमायूं हिल्स के आसपास है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टानें हैं जो एक बेटर कैनवास का इस्तेमाल देती है। और फिर हमने सब्जेक्ट्स देखे कि किस किस विषयों पे बनाए गए हैं, फिर उनके यूजेस देखे। और एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात तो किसको कहते हैं प्री हिस्टोरियन पीरियड, कि जब कुछ भी नहीं था, कोई दस्तावेज़ नहीं था, वो प्री हिस्टोरियन पीरियड हो गया। और उसके बाद उत्तर पूरा पाषाण काल आते आते हमें है वो चित्र मिलने स्टार्ट होते हैं। 1867 में इंडिया का पहला शेल चित्र मिलता है। लखुडियार में हमें बहुत सारे चित्र मिलते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे 1 लाख गुफाएं हैं, वहाँ से हमें बहुत सारे चित्र मिले। 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई, मानव, पशु और ज्यामितीय आकृति। मनुष्य को बहुत पतले पतले छड़ी जैसा दिखा गया है, सभी ने ही वो पशुओं के चित्र बनाए हैं। अगर लखुडियार वाले की बात करें तो इन्होंने जो 3 लेयर्स मिलते हैं यहाँ पे कभी कभी, तो वहाँ पे सबसे पहले एक काले रंग का मिलता है, काले रंग का, उसके बाद लाल रंग का, और उसके बाद सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए हैं लखुडियार वाले पे। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर हमने फ़ोटो देख ली और कर्नाटका की भी हमने बात कर ली। कर्नाटका में भी ग्रेनाइट की चट्टानों पे मिलते हैं। यहाँ की 3 जगह जो हम याद रखने हैं कर्नाटका की, वो है कुपगल्लू, पिकलीहाल, टेकलकोटा। कुपगल्लू, पिकलीहाल, टेकलकोटा, ठीक है। और वही इन्होंने है वो पशुओं का चित्रण किया है। वनस्पतियों का चित्रण बहुत कम किया है इन्होंने, ठीक है, ये याद रखना है किसने, कर्नाटका वालों ने। और उसके बाद भीमबेटका की बात हो गई धीरे धीरे। यहाँ पे भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ में 800 शिलालेख हैं, जिनमें से 500 में चित्र मिले हैं। हाँ, ये भीमबेटका वाले किसने ढूंढा? तो वाकणकर ने ढूंढा, वाकणकर 1957 में। और भीमबेटका वालों को उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में क्लासीफाई किया है। जो उत्तर पूरा पाषाण युग है, यहाँ पे हरी और गहरी लाल रेखाओं से आकृतियाँ बनी हुई है। मध्य पाषाण वाले हैं, इनकी चित्रों की संख्या सबसे अधिक है और साइज छोटा है। ये अपने आप में एक बढ़िया फैक्ट याद रखने वाला। और जो डाइवर्स टॉपिक्स हैं, अलग अलग विषयों पर इन्होंने बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा चित्र वो इसके बने हैं। सभी टॉपिक्स को कवर किया है। पशुओं को बनाया है, पक्षियों को बनाया है, महिलाओं को, जवान को, पुरुष को, बच्चों को, सबको बनाया है इन्होंने। शिकार के भी चित्र इसमें खूब सारे हैं। ग्रुप शिकार का भी है, डांस करते हुए भी है। कैसे बनाते थे? तो हिरमिच और कैल्सेडोनी से बनाते थे, और ऑक्साइड की वजह से वो परमानेंट हो जाता था। और इतना ही जो है वो इस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल हो तो बताइएगा। कल हम वो सिंधु घाटी की कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।